नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए जब चार्टर यानी अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुए, तब सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का छठा अंग बनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इस संस्था में केवल 5 शक्तिशाली सदस्य रखे गए थे ताकि विश्व शांति को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसकी स्थापना के पीछे मकसद ये था कि किसी भी स्थिति में दुनिया भर में हो रहे युद्धों को रोका जा सके, ताकि कोई भी छोटी मोटी घटना या दो देशों के बीच का युद्ध कोई बड़ा रूप न लेने पाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तमाम देश युद्धरत हैं और उन देशों के साथ दूसरे देशों की लामबंदी दिख रही है, उससे ये आशंका फिर बढ़ रही है कि कहीं कोई युद्ध बड़ा रूप न ले ले। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र और उसकी सबसे ताकतवर संस्था सुरक्षा परिषद कर क्या रही है। सुरक्षा परिषद इसलिए संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है क्योंकि केवल यही अंग है जिसके द्वारा पारित प्रस्तावों का पालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य बाध्य हैं। इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए सदस्य देश अपनी सेनाएं उपलब्ध कराते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल के रूप में काम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन न करने वाले देशों के खिलाफ सुरक्षा परिषद प्रतिबंध भी लगा सकती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही अमेरिका, सोवियत संघ और उनके सहयोगी देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से जब शीत युद्ध शुरू हुआ, तो सुरक्षा परिषद पर भी उसका असर पड़ा। सदस्य देश मिलकर काम करने में असमर्थ हो गए। लेकिन 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और उसी साल सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो फिर सुरक्षा परिषद की सक्रियता भी बढ़ गई। इस सक्रियता में आई तेजी का एक उदाहरण खाड़ी युद्ध है, जब सुरक्षा परिषद ने कुवैत से इराक को बाहर खदेड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई को मंजूरी दी। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र के शांति सुरक्षा बलों की भूमिका भी बढ़ गई। यही नहीं, तब नामीबिया, मोजाम्बिक, कंबोडिया और अल सल्वाडोर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बलों ने उन देशों में युद्ध रोककर शांति कायम करने में मदद की। 1990 के दशक में रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध अपराध के दोषियों को सजा दिलाने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायालय गठित किए गए। लेकिन रवांडा और स्रेब्रेनित्सा जैसे जनसंहार के कई मामलों को रोकने में सुरक्षा परिषद नाकाम भी रहा। फिलहाल सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अस्थायी सदस्य देश 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से ही चुने जाते हैं। इन 15 सदस्यों में से हर देश को 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलती है। अस्थायी सदस्यता क्षेत्रीय आधार पर दी जाती है। इसमें 3 सीटें अफ्रीका को, 2 एशिया को, 2 लैटिन अमेरिका को, 2 पश्चिम यूरोपीय गुट को और 1 पूर्वी यूरोपीय गुट को दी जाती है। उभरती शक्तियों को सुरक्षा परिषद की सदस्यता से उनका महत्व बढ़ता है, लेकिन करीब 60 देश ऐसे हैं जिन्हें अब तक सुरक्षा परिषद की सदस्यता नहीं मिली है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को एक एक वोट मिलता है और किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 वोटों की जरूरत होती है। लेकिन स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो का अधिकार है, यानी अगर किसी प्रस्ताव को बहुमत मिल भी जाए तो कोई भी स्थायी सदस्य उसे वीटो कर खारिज कर सकता है। इसी वीटो अधिकार की वजह से हाल के वर्षों में सुरक्षा परिषद के काम में काफी अड़चनें आई हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद का मूल हिस्सा है, क्योंकि वीटो के बिना अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी। उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वीटो की जरूरत है। सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से अब तक 300 से ज्यादा बार वीटो का इस्तेमाल किया गया है। 2024 में 7 प्रस्तावों के मसौदे वीटो किए गए थे। वीटो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रूस ने किया है, लेकिन 2025 में सबसे ज्यादा वीटो अमेरिका ने लगाए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कई बार अपनी किसी कार्रवाई की आलोचना को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रूस ने यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों को वीटो किया है, तो वहीं अमेरिका ने अपने सहयोगी इसराइल के बचाव के लिए भी वीटो का इस्तेमाल किया है। लेकिन यूके और फ्रांस ने आखिरी बार 1989 में वीटो का इस्तेमाल किया था। पिछले साल चीन ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका के गजा में युद्ध को तुरंत रोके जाने वाले प्रस्ताव को वीटो किया था। लेकिन आमतौर पर चीन प्रस्तावों को रोकने वाली शक्ति के रूप में नहीं दिखना चाहता, पर रूस बेझिझक वीटो का इस्तेमाल करता है ताकि वो दिखा सके कि वो एक बड़ी ताकत है। इसीलिए स्थायी सदस्य देशों की वीटो पावर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमजोरी के रूप में भी देखा जाने लगा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है और दुनिया काफी बदल चुकी है। कई देश चाहते हैं कि उन्हें भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत भी दावेदारी करता है और उसका आधार यह है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। स्थायी सदस्यता के लिए जापान और जर्मनी भी कोशिश करते रहे हैं। सुरक्षा परिषद में कुछ नए देशों को स्थायी सदस्य बनाने की मांग मौजूदा स्थायी सदस्यों के भीतर से भी उठी है। मसलन अमेरिका में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उनकी सरकार ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया था। ऐसे ही रूस ने ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को भी लगता है कि समय के साथ इसमें बदलाव नहीं हो पाया। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भविष्य की योजना की जो रूपरेखा पेश की थी, उसमें कामकाज के तरीकों में सुधार की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उन खामियों को दूर करने के प्रभावी तरीकों की ओर नहीं बढ़ पाया है। यही वजह है कि अब उभरती आर्थिक शक्तियां संयुक्त राष्ट्र के बजाय ब्रिक्स जैसे नए संगठनों की ओर झुक रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बताया था कि फिलहाल सुरक्षा परिषद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किसी भी अत्याचार, आक्रामकता या मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालयों को सक्रियता से काम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता पर सवाल उठेंगे ही। हालांकि विश्व की समस्याओं को हल करने और बड़ी ताकतों को एक मंच पर लाने की दृष्टि से यह संस्था निश्चित रूप से अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन यह भी सही है कि इसकी स्थायी सदस्यता वर्तमान विश्व को प्रतिबिंबित नहीं करती। संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश मानते हैं कि इसमें बदलाव आवश्यक है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।